निकानौर नामी एक जर्नैल को स्वात के इलाके का हाकिम बनाकर सिकंदर ने अपने 2 जर्नैलों यानी पर्डिकास और हिफाइस्टन को दरियाए सिंध की तरफ भेजा कि वो वहां जाकर पुल बनाएं और फौज के आने का इंतजार करें। खुद सिकंदर आवर्नोस फतह करने चला। रास्ते में उसने कई छोटी छोटी फतूहात की और उसके साथ कुछ मकामी सरदार भी शामिल हुए। एक बात जो आर्यन दिलचस्प लिखता है वो ये कि यहाँ कहीं एक शहर एम्बोलीना भी था। वहाँ सिकंदर ने अपनी फौज का एक दस्ता भेजा कि वो जाकर राशन वगैरह का बंदोबस्त करें ताकि अगर कहीं आर्नोस की जंग लंबी पड़ जाए तो फौज को खाने पीने की मुश्किलात पेश ना आए। ये हमें नहीं पता कि एम्बोलीना कहाँ था, लेकिन एक गुमान गुजरता है कि बुनेर के जिले में दरा अम्बेला जो है शायद उसके आसपास कहीं था और शायद उसी की निस्बत से बाद में दरे का नाम अम्बेला पड़ा। पहाड़ के नजदीक पहुंचकर सिकंदर ने एक जगह पड़ाव डाला, क्योंकि आर्यन की तहरीर से ऐसा लगता है कि सिकंदर आवर्नोस से जनूब की तरफ से चढ़ा, तो गुमान ये है कि वो जगह जहां उसने पड़ाव डाला वो शायद स्वात के गांव चकेसर के आसपास थी। यहाँ इसके पास चंद मकामी लोग आए जिन्होंने दोस्ती का इजहार किया और कहा कि जनाब हम आपको ऊपर जाने का सबसे आसान रास्ता दिखाएंगे। तो यूं सिकंदर की खोज हमें यहाँ स्वात के जिला शांगला में गांव अलपुरी और चकेसर के दरमियान चकेसर खंडाव तक ले आई। इससे आगे था आवर्नोस का पहाड़, यूनानियों के लिए खासी मुश्किलात लिए हुए। वो मुश्किलात क्या थी और पहाड़ पर क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए हमें एक पैदल सफर करना होगा। आर्यन लिखता है कि आवर्नोस पहाड़ का घेर कोई 25 मील का था और इसकी ऊंचाई तकरीबन 8000 फुट। ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था जो कि चट्टानों में कटा हुआ था और खासा मुश्किल था। चोटी पर पीने का पानी एक बड़े चश्मे से वाफिर मिकदार में मिलता था। इसके अलावा वहाँ जंगल भी खूब था और खेती बाड़ी के लिए हमवार जमीन भी, इतनी जमीन के 1000 आदमी इस काम में मसरूफ रहे। इसी जमाने का एक और तारीखदान ये भी लिखता है कि आवर्नोस का पहाड़ दरियाए सिंध के ऐन ऊपर था। 20वीं सदी में जो तहकीक की गई तो उसके मुताबिक सिकंदर के जमाने का आवर्नोस चकेसर के ऐन शुमाल में पीरसर नामी पहाड़ है। ऊंचाई में 8587 फुट यानी आर्यन के अदद से सिर्फ 500 फुट ऊंचा। सतह जमीन पर इसका घेर भी तकरीबन 25 मील का है और दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़या है। सिकंदर ने अपने जर्नैल टोलमी को इस मुहिम का जिम्मेदार बनाया, तो वो मुकामी रास्ता दिखाने वालों की निशानदही पर फौज लेकर आगे बढ़ा। रास्ता वाकई मुश्किल था। जनवरी सन 326 कबल मसीह में बाजौड़ में दाखिल होने के बाद जब सिकंदर इस मुहिम में मसरूफ था तो अप्रैल शुरू हो चुका था और पहाड़ बर्फ से ढका पड़ा था। तो टोलमी चोटी तक तो नहीं लेकिन खासा ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां उसने तयशुदा तरीके के मुताबिक लकड़ियां काट कर अपनी फौज के बचाव के लिए घुस बनाया
और आग का अलाव जलाकर सिकंदर को अपनी पोजीशन से आज़ाद किया। यूं अगले दिन सिकंदर ने भी ऊपर का रुख किया। पहाड़ के पख्तून और हज़ारा के मुहाफिरों ने एक जोरदार हमला किया और सिकंदर की पेशकदमी रोकने में कामयाब हो गए। साथ ही उन्होंने एक हमला टोलमी के दस्ते पर भी किया जो खासा कामयाब रहा। ऐन मुमकिन था कि वो यूनानी फौज को पीछे धकेल देते, लेकिन रात पड़ने की वजह से मजीद कार्रवाई रोकना पड़ी। हमारी कार्रवाई यहाँ अचर में इसलिए रुक गई कि हमारे यहाँ पहुँचने की देर थी और बारिश शुरू हो गई। अचर सतह समुंदर से कोई 8000 फुट बुलंद है और चकेसर के लोगों की गर्मियों की चरागाह है, लेकिन चूंकि अभी गर्मियाँ शुरू नहीं हुई तो ये वीरान पड़ा है और उसी वीरानी की वजह से हमें ये घर बारिश से बचने के लिए मिल गया। जब सिकंदर यहाँ आया था तो अगर यहाँ कोई ऐसी आबादी थी यकीनन वो भी वीरान पड़ी थी, क्योंकि याद रहे कि सिकंदर यहाँ अप्रैल के शुरू में आया था। रात के अंधेरे में सिकंदर ने टोलमी को पैगाम भेजा कि वो सुबह ध्यान रखे और जैसे ही उसे हमले के लिए बढ़ता हुआ देखे तो अपने धुस से निकलकर पूरी ताकत के साथ पख्तूनों पर हमला करे। तो यूं ही हुआ। सुबह सादिक कोई कार्रवाई एक तरफ से सिकंदर ने और दूसरी तरफ से टोलमी ने शुरू कर दी और शदीद लड़ाई के बाद दोपहर तक उन दोनों के दस्ते आपस में मिलने में कामयाब हो गए। दिफा करने वालों ने अपनी पोजीशन छोड़ी और पछपा होकर उन्होंने एक नई जगह पर मोर्चे संभाल लिए और यहाँ जो सिकंदर और टोलमी के दस्तों ने बराबर इकट्ठे हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब पाया और इस तरह ऑर्नोस पर हमले का दूसरा दिन ढला। अब हम ऑर्नोस को अपने पीछे छोड़ आए हैं जो कि इन दरख्तों में ओझल है। ये इलाका बूढ़ी मार का कहलाता है और यही वो जगह है जहां पर यूनानी फौजें आकर लगी पख्तूनों के खिलाफ मारके के लिए। सामने जो दो चोटियां हैं उनमें से ऊंची वाली का नाम तीरसर है और दरमियान में वो घाटी है जिसको दरख्तों से भरना जरूरी था। इस घाटी को दरख्तों से भरना इसलिए जरूरी था कि यूनानी मंजनीकें जो पीछे से खोलकर टुकड़ों में यहाँ तक लाई गई थी और जोड़ी गई थी उनको आगे ले जाया जा सके और वो वहाँ से तीरसर तक मार कर सके। दरमियानी खाई को भरने का सिलसिला कुल 3 दिन चला और फिर यूनानी तीर अंदाज और मंजनीक चलाने वाले अपना असलहा लेकर आगे बढ़े। ये अमल पहाड़ के मुहाफिजों के लिए कुछ अजीब सा था और जब उन्होंने देखा कि वो यूनानी मंजनीकों की जद में आ गए हैं तो उन्होंने हथियार डाल दिए। लेकिन इस दस्त बर्दारी में भी उन्होंने कुछ शर्तें रखी और सिकंदर को गुफ्त शनीद की दावत दी। इस दौरान सिकंदर के जासूसों ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, गुफ्त शनीद नहीं होगी, बल्कि ये मुहाफिज जो हैं ये रात के अंधेरे में चुपचाप अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। तो जैसा कि उसने मसादा के किले में किया था बिल्कुल वही सिकंदर ने यहाँ ऑर्नोस के पहाड़ पर किया। उसने पख्तून मुहाफिजों को निकलने की इजाज़त दी और फिर इन नहत्तों पर यकलख्त अपनी फौज लेकर टूट पड़ा। उस रात ऑर्नोस की इन ढलानों पर उन दलेरों में से सैकड़ों का खून बहा, क्योंकि सिकंदर को यकीन था कि अगर वो इन पख्तूनों को इस पहाड़ पर छोड़कर आगे बढ़ गया तो वो पलट कर उसके बनाए हुए मसादा, बजीरा और औरा के किलों और छावनियों को तबाह और वहाँ की यूनानी हाकिमों को कत्ल कर देंगे। एक दिलचस्प सवाल ये है कि ऑर्नोस का नाम वजूद में आया कैसे।
مقامی لوگ آج بھی یہ جانتے ہیں کہ اس پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی کو اوناسر کہا جاتا ہے۔ تو جیسے یونانیوں نے اڈے گرام کا گرام چھوڑ کر اڈے کو اورا بنا ڈالا، بالکل ویسے ہی اوناسر سے اورنوس بن گیا۔ باقی رہا پیرسر کا تعلق، تو وہ نام بعد کی ایجاد ہے۔ آریان لکھتا ہے کہ اورنوس کا والی سکندر نے سسیکوٹس نامی ایک مقامی سردار کو بنایا۔ یہ شخص دارا کی فوج میں شامل تھا، لیکن فارسیوں کی شکست کے بعد اس نے سکندر کی فوج میں ملازمت کر لی اور اس کے ساتھ ہی یہاں تک آیا۔ تو ایک بات بتاتا چلوں کہ کوٹس یونانی میں گپتا کا تلفظ تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ سسیکوٹس ششی گپتا نامی کوئی مقامی سردار تھا۔ تو یوں اورنوس یا اوناسر فتح ہوا اور سکندر آگے بڑھا۔ اب اس کی منزل دریائے سندھ پر وہ پل تھی جس کو تیار کروانے کے لیے اس نے اپنے جرنیلوں پرڈیکاس اور ہیفائسٹن کو اوناسر کے مارکے سے پہلے ہی روانہ کر دیا۔ رستے میں دو ایک چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑتا ہوا سکندر روانہ ہوا دریا کی طرف۔ اس کا رستہ اسی علاقے میں سے تھا جو کہ آج یوسفزئی پختونوں کا ہے، یعنی مردان اور ثوابی کا علاقہ۔ ایک روایت کا ذکر کچھ اہم ہے، اور وہ ہے وہ عام خیال کہ چترال کا کلاش قبیلہ سکندر یا اس کے سپاہیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن روایتوں کو چھوڑ کر اگر اصل تاریخ کو بغور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ چترال تک پہنچنے کے لیے سکندر کو یا تو دریائے کنار کے ساتھ ساتھ سفر کرنا پڑتا، یا پھر وہ 10,000 فٹ اونچا لواری کا درہ پار کرتا۔ لیکن تاریخ ان دونوں میں سے کسی کام کی شاہد نہیں ہے، نہ تو کسی دریا کے ساتھ لمبے سفر کی اور نہ ہی برف سے ہٹے ہوئے درہ لواری کو پار کرنے کی مہم کی۔ نہ ہی کسی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مساگا، بزیرہ، اورا یا اورنوس چترال کے علاقے میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلاش نسل یونانی فوجی بھگوڑوں سے چلی۔ تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ان بھگوڑوں کی خبر ہم تک پہنچی کیسے، کیونکہ تاریخ میں ایسا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دراصل اس قسم کی روایت سکندر کے زمانے سے ہی مشہور ہے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد کے نزدیک جب سکندر نائسا نامی شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو اس شہر کا والی سکندر کے پاس آیا۔ اس سردار کا نام ہمیں آریان کی زبانی ایکٹیوفس پتہ چلتا ہے۔ اس نے سکندر کو کہا کہ اے بادشاہ، تم ہمارا شہر تباہ نہ کرنا، کیونکہ دیوتا ڈایونیسس جس کو تم مقدس مانتے ہو اس نے یہ شہر آباد کیا ہے۔ تو سکندر نے ایکٹیوفس سے صلح کر لی اور اس کی سرداری کو قائم رہنے دیا۔ اگر آپ تاریخ میں سکندر سے پورے 150 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فارس کے ہخامنشی بادشاہ اردشیر نے جب سن 480 قبل مسیح میں یونان کو فتح کیا تو واپسی پر اپنے ساتھ بہت سے یونانی غلام لے آئے۔ ان لوگوں کو اردشیر نے اپنی سلطنت کے علاقے باختر یعنی افغانستان کے شہر بلخ میں آباد کیا۔ اب اردشیر اور سکندر کے درمیان کے 150 سال میں یہ یونانی کوئی بلخ میں ان کو نہیں بیٹھے رہے ہوں گے۔ جیسا کہ انسان کی جبلت ہے، یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ادھر ادھر بکھر گئے ہوں گے۔ اسی بکھرنے میں یونانی دیوتا ڈایونیسس کی روایتیں بھی پھیلی ہوں گی۔ عین ممکن ہے کہ ان یونانی غلاموں نے آگے چل کر اپنی قابلیت کے زور پر سرداریاں حاصل کر لی ہیں، اور پھر انہی میں سے ایک سمجھدار سردار نے آگے بڑھ کر سکندر کو ڈایونیسس کا واسطہ دے کر نہ صرف اپنا شہر بلکہ اپنی بادشاہی بھی برباد ہونے سے بچا لی۔ اس طرح یونانی خون کی کھوج ہمیں چترال کے تلاش لوگوں میں نہیں بلکہ صوبہ سرحد کے پختون قبائل میں کرنی چاہیے۔
चलो ज़माना कबल तारीख से ही दरियाए सिंध का मशहूर और मसरूफ पट्टन मौजूदा अटक से चंद मील ऊपर था। तारीख में इसका नाम हमें उद्दा भांडा या उद्दा भांडापुरा मिलता है। संस्कृत से वाकिफ लोग ये बताते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब था पानी के बर्तन वाला शहर। ये तो पता नहीं नाम पड़ा कैसे, लेकिन नाम था दिलचस्प और पुरानी तसनीफ में यही नाम हमें मिलता है। लेकिन जब सन 1017 में अबू रेहान अल बैरूनी यहाँ से गुजरा तो उसने इसका नाम ओ हिंद लिखा। वो इस तरह के लफ्ज़ उद्दा भांडा बिगड़ कर आम लोगों की ज़बान में उठंड हो गया था, जिसको फारसी बोलने वाले इस लाजवाब इंसान ने अपनी तसनीफ में ओ हिंद लिख दिया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये बिगड़ कर हम तक हंड की सूरत में पहुंचा। यही वो जगह थी जहाँ पर सिकंदर के जर्नैल उसके लिए किश्तियों का पुल तैयार करके बैठे हुए थे। ये वो कदीम शहर है कि जो 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी में हिंदू शाही खानदान का दारुल खिलाफा था। हंड के ऐसे पूत हैं कि जो अपने शहर की क़दामत पर बहुत फख्र करते हैं और वो आपको ये भी बताएंगे कि शायद नाम हंड का हिंद से कोई ताल्लुक है और यूं शायद इनका शहर बर्रे सगीर का सबसे कदीम शहर हो। लेकिन हम ये जानते हैं कि कदीम नाम उद्दा भांडापुरा ही बिगड़ कर उठंड और फिर हंड हुआ। हंड में आपको शहर की तबाही और तजदीद की मिसालें जगह जगह मिलेंगी और यही है इस शहर की क़दामत का सबूत। बईद नहीं कि इस रस्ते ही सिकंदर दरिया की तरफ गया हो, मगर इससे पहले और इसके बाद भी इधर से बड़े बड़े लोग गुजरे। जरा गौर से सुने तो शायद आपको इनकी आवाज़ें भी सुनाई दें। फारसी, यूनानी, हक्कों और पठानों की कदीम तुर्की, चीनी, क्योंकि एक लंबा सिलसिला चीन से आने वाले बुद्ध के पैरोकारों का भी था, जिनके लिए बर्रे सगीर यानी बुद्ध की जाए पैदाइश की यात्रा बहुत मायने रखती थी। और फिर पंजाबी और पुख्तो बोलने वाले सरदार और सूरमा, कलंदर और फकीर और ताजिर वगैरह सभी इधर से आते जाते थे। सिकंदर ने तो अपने जर्नैलों को पहले ही यहाँ भेज दिया था, तो जब वो यहाँ खुद पहुंचा तो यहाँ खूब समा था। हिफाइस्टन और पर्डिकास ने ना सिर्फ यहाँ पर एक पुल बना दिया हुआ था किश्तियों का, बल्कि उन्होंने चंद बड़ी आलीशान किश्तियाँ भी हासिल की थी कि शायद दरियाए सिंधु के ऊपर पहुँचने की खुशी में उनका बादशाह किश्ती की सैर करना पसंद करे।
सिकंदर के तारीखदान इस दरिया को इंडस लिखते हैं। दरअसल तो सिकंदर से भी कोई 200 साल पहले यानी सन 512 कबल मसीह में जब हखामंशी सल्तनत के बादशाह दाराए अव्वल ने एक यूनानी जहाज रान को जिसका नाम स्काईलैक्स था उसको दरियाए सिंध का नक्शा बनाने के लिए भेजा, तो उसने भी अपनी तस्नीफ में इसका नाम इंडस ही लिखा। तो सवाल ये है कि ये नाम आया कहाँ से। हम ये तो नहीं जानते कि कदीम ज़माने में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बासी जो थे वो इस दरिया को क्या कहते थे, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि जब वस्ती एशिया से आए हुए आरियाई ज़बान बोलने वाले लोग यहाँ पहुँचे दरिया के किनारे पर, तो उन्होंने इसका नाम सिंधु रखा। उनकी ज़बान में इसका मतलब था बड़ा पानी, यानी वो बड़ा दरिया भी हो सकता था और समंदर भी। और जब सिंधु का नाम फारसी में पहुंचा तो वो हिंदू बन गया। वो इस तरह के ज़बान के इस्तेमाल के लिहाज से संस्कृत का सीन फारसी के हे से तब्दील हो जाता है, जैसे कि सप्त जो कि सात होता है संस्कृत में वो वहाँ जाकर हफ्त हो जाता है फारसी में। और फिर जब यूनान के लोग यहाँ आए तो उनके तलफ़ुज़ के लिहाज से हिंदू जो दरिया था वो इंडस हो गया, और जिस धरती पर वो बहता था वो उसी की निस्बत से इंडिया की। और जहाँ तक ताल्लुक है लफ्ज़ हिंदू के मजहबी मफ़हूम का, तो वो तो अभी कोई जुमा 8 दिन पुरानी बात है। तो ये धरती जिस पर बहता है महासत्ता सिंधु, वो अजीम दरिया जिसमें 7 और दरिया शामिल होते हैं, वो मुख्तलिफ अखबार में हिंदुस्तान, इंडिया और सिंधिया जैसे नामों से जानी जाती रही। इस दरिया को पार करते हुए सिकंदर और उसकी फौज के दिलों में किसी किस्म का खौफ या अंदेशा नहीं था। वो दरिया के पार टैक्सला की फौज अपने राजा के साथ आई हुई थी और उनके साथ थे 30 हाथी, 3000 बेहतरीन सांड और कोई 10,000 से ज़ायद भेड़ें। ये वो नजराना था जो कि अम्बी राजा सिकंदर के लिए लाया था। किस्सा ये था कि अभी जब सिकंदर वहाँ अफगानिस्तान में था तो राजा अम्बी उसकी खिदमत में हाजिर हुआ, दोस्ती की पेशकश की थी। तो जब सिकंदर दरिया पार कर रहा था तो वो अपनी फौज को लेकर एक दोस्त मुल्क में दाखिल हो रहा था। यहाँ दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर उतरने पर अम्बी ने सिकंदर को एक सपासनामा पेश किया। उसने कहा कि ऐ सिकंदर, हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से जंग लड़ें। तुम हमारी धरती का पानी या हमारी और ज़रूरियात की चीज़ें तो चुराने नहीं आए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं कि जिनके लिए लोग एक दूसरे से जंग लड़ा सकते हैं। और अगर दूसरी मलकियत का सवाल है, वो अगर मेरे पास ज़्यादा है तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा सखी साबित होऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे ज़्यादा अमीर हो तो तुम्हारी सखावत को हरगिज़ नहीं ठुकराऊंगा। बादशाह समझदार था ये अम्बी, क्योंकि सिकंदर के दिल को ये बात खूब लगी। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस तरह की कोई बात वाकई हुई तो वो यहाँ सिंधु दरिया के किनारे पर नहीं बल्कि काबुल के नज़दीक हुई होगी, जहाँ से अम्बी और सिकंदर की पहली मुलाकात हुई। तो यूँ सिकंदर दरियाए सिंधु के मशरकी किनारे पर पहुँचा। यहाँ उसने अपने तरीके के मुताबिक अपने देवताओं को भेंट दी उन जानवरों में से कि जो अम्बी उसके लिए नजराने के तौर पर लाया हुआ था, और फिर वो आगे टैक्सला को बढ़ा। आर्यान लिखता है कि ये टैक्सला का जो शहर था ये बहुत खुशहाल था, बल्कि सच तो ये है कि टैक्सला का शहर दरियाए सिंधु और दरियाए झेलम के दरमियान सबसे आलीशान और खुशहाल शहर था। तो आइए सिकंदर के साथ हम भी टैक्सला को चलते हैं।